तो हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बुलेटिन में आज बात करेंगे मौसम के अपडेट की। छत्तीसगढ़ में 2 दिन और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है ये आप देख ही रहे हैं और 2 दिन के लिए और ऐसा ही अनुमान जताया गया है। बात करें अगर सरगुजा संभाग की तो सरगुजा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। संभाग में शीतलहर चलने की भी संभावना जताई जा रही है। बस्तर में 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर चुका है। वहीं सभी संभागों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने का भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, जो आप देख भी पा रहे होंगे। रायपुर की बात अगर करें तो रायपुर में अधिकतम तापमान 25.2 न्यूनतम है। वहीं कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में अधिकतम 22.4 तो न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री तक दर्ज किया गया है। कोरबा की बात करें तो यहाँ 23 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है। बात करें अंबिकापुर की तो अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 19.8 तो न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर 2 दिन में 2 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बस्तर संभाग में 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट की संभावना, यानी कि आने वाले कुछ दिन और छत्तीसगढ़ में इसी तरह से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से ठंड पड़ रही है, निश्चित तौर पर यह बेहद ज्यादा है। कोल्ड का अटैक है, घना कोहरा, एक तरफ शीतलहर। रायपुर, लोरमी और पेंड्रा की ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है पेंड्रा और लोरमी में, ये आप देख रहे हैं। तो वहीं रायपुर में जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेंड्रा का ये नजारा आप देखिए, घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है। लोरमी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर बात करें देर रात और अल सुबह की तो घना कोहरा छाया रहता है और ठंड काफी ज्यादा। और छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ठंड का डबल अटैक जारी है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में ठंड का सितम चल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है। देश के सबसे ठंडे शहरों में नौगांव का नाम है। नौगांव में 0.2 डिग्री तक पारा गिर चुका है। आज से तापमान में हालांकि बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बात करें अगर राजधानी भोपाल की तो भोपाल का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री है। तो वहीं इंदौर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा गिरा है। जबलपुर की बात अगर करें तो जबलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री। तो वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र पूरा शीतलहर की चपेट में। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बेहद ठंड इस साल पड़ रही है। इंदौर का तापमान देखिए, इंदौर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच चुका है। ग्वालियर की बात करें तो 4 डिग्री तक यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर ठंड का डबल अटैक, एक तरफ शीतलहर, एक तरफ घना कोहरा। और आज के लिए क्या अपडेट्स हैं, इस पर जरा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों के हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक पटैया और राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। विवेक, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है और मौसम विभाग का यह कहना कि आने वाले 2 दिनों तक भी इसी तरह से स्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि अब शासन प्रशासन को और भी सचेत होना पड़ेगा और तमाम तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि देर रात और अल सुबह ठंड कपकपा देने वाली है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में, बुंदेलखंड में और राजधानी भोपाल में, भोपाल के आसपास के इलाकों में काफी तीव्र ठंड पड़ रही है और इसका असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। राजधानी का कल का तापमान यदि हम बात करें और न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें तो 7.3 डिग्री के आसपास राजधानी का तापमान है और समझ सकते हैं कि 7.3 में कितनी जो है ठंड जो है लोगों को परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नौगांव जो देश का दूसरा सबसे ठंडा शहर है, जहां पर 0 के आसपास तापमान पहुंच गया है। 0.2 डिग्री टेम्परेचर नौगांव का दर्ज किया गया है। नौगांव जो छतरपुर जिले में है, खजुराहो के पास। और अक्सर यहाँ पर जो है ठंड का तापमान जो है काफी कम रहता है, लेकिन कल जो है रिकॉर्ड तो ठंड रही है और देश का दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा है नौगांव। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी 4 डिग्री के आसपास पारा है। इस साथ ही ग्वालियर चंबल के जो क्षेत्र है, दतिया की बात करें या फिर हम छतरपुर, टीकमगढ़, सागर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान कम है, लेकिन एक उम्मीद यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज से जो तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। मतलब जो तापमान है, जो 7-8 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, जो 10 डिग्री के अंदर जो तापमान बना हुआ है वो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। हालांकि ठंड से बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये मौसम केंद्र का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। हालांकि प्रशासन तैयार है, प्रशासन ने तमाम व्यवस्था कर रखी है। स्कूलों की छुट्टियां घोषित हुई है मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट पर है। लेकिन जो लोग ठंड से के कारण गंभीर बीमारियों के कारण पीड़ित है, उनको ठंड से बचाव के उपाय करने चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और ठंड अभी फिलहाल जो है राहत तो देने वाली नहीं है, लेकिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन की तैयारियां जो है वो पुख्ता हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या अपडेट्स हैं ये ले लेते हैं सुप्रिया से। सुप्रिया, मौसम विभाग का क्या कहना है छत्तीसगढ़ के लिए आगामी 24 घंटे के लिए, इसके साथ ही क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रही हैं? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में अमूमन इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन इस बार ठंड का सितम लगातार जारी है, तो अगले 24 घंटे के लिए क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान में गिरावट संभावित है और अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी संभावित है। सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो कोरिया का बताया जा रहा है 4.1 डिग्री सेल्सियस, जो काफ़ी कम है, और सरगुजा संभाग में शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो रायपुर में भी जो है ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको रायपुर की सड़कें भी दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। इसके इतर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए कि ये जो लोग हैं वो अलाव जलाने का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर अलाव जलाते हुए भी कुछ लोग अभी हाल ही में नजर आ रहे थे, और अब आग बुझ चुकी है तो दोबारा उसे जलाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है लोगों को। अभी धूप निकल चुकी है, उसके बाद भी लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा ठंडी राजधानी में भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिनों में और भी जो ठंड है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। और तमाम लोग हैं वो यहाँ पर ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं, अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सड़कों पर जो है विभिन्न तरीके से नजारा दिख रहा है। वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का भी ये दावा है कि सड़क है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ घड़ी चौक में हम मौजूद है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, बल्कि खुद लोग अपने लिए अलाव की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं, आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो जैसे कि जो स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं या जो सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके पास गुजर बसर करने के लिए घर नहीं रहता, उनके लिए प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है ये देखना होगा। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और ठंड की वजह से लोग जो है अपने बचाव के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, वहीं अलाव जलाते हुए भी हम देख सकते हैं लोगों को। दोनों ही प्रदेशों का हाल कुछ इसी तरह का है जहाँ पर कोल्ड का अटैक है। विवेक, सुप्रिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो अपडेट्स हमारे दोनों ही सहयोगी दे रहे थे कि ठंड का सितम फिलहाल तो कम होने वाला नहीं है, यानी कि ये आपके लिए अलार्म है कि आप अपना सेहत का बेहद ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम। वे कोरबा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सर्वमंगला माता के दर्शन भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बता दें कि वीआईपी मूवमेंट के चलते सीएसईबी हेलीपैड से लेकर इंदिरा स्टेडियम, राताखार बाईपास होते हुए सर्वमंगला मंदिर तक लोगों के आने जाने पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कई रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। तो अमित शाह के कार्यक्रम का शेड्यूल भी आपको बता दें। प्राइवेट हेलीकॉप्टर से कोरबा के लिए वो पहले रवाना होंगे, जिसके बाद लगभग दोपहर 2:30 बजे प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम वो पहुंचेंगे। यहां पर दोपहर 2:40 पर आम सभा को संबोधित वो करने जा रहे हैं। बेहद खास ये दिन। आम सभा के बाद मंदिर दर्शन का उनका प्लान है। सर्वमंगला मंदिर में दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 बजे के करीब उनका ये शेड्यूल है कि वो सर्वमंगला मंदिर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद वहां पर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो आज अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर कार्यक्रम का शेड्यूल भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट से कोरबा के लिए रवाना हो रहे हैं वो, और उसके बाद सर्वमंगला मंदिर में दर्शन के साथ ही आज आम सभा को संबोधित भी करने वाले हैं।
तो एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, तो वहीं आज सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रमों से भी आपको अपडेट करते हैं। आज गरियाबंद के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। राज्य में श्री राम की मूर्ति का वो अनावरण करेंगे। सीएम राजिम जयंती समारोह में भी सम्मिलित होंगे। बता दें कि सरकट्टी में कुंभकर समाज का खास कार्यक्रम आज होने वाला है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंचेंगे। तो राज्य में श्री राम की मूर्ति का आज अनावरण होना है और इसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंचने वाले हैं। राजिम जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुंभकर समाज का भी कार्यक्रम है खास, उसमें भी वो सम्मिलित होंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए सीएम भूपेश बघेल राज्य के दौरे पर रहने वाले हैं। पिछले करीब 3 दशक से अयोध्या का राम मंदिर देश की सियासी उठापटक की वजह रहा है। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया, तो फिर से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। त्रिपुरा की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होने की तारीख का ये ऐलान किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा। दरअसल इस ऐलान के साथ अमित शाह ने राहुल गांधी को भी निशाना लेते हुए ये कहा, वो जो पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, वे कान खोल कर सुन लें। गृह मंत्री ने जनसभा में जब अयोध्या में राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो कांग्रेस भी पलटवार करने के लिए आगे आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी नहीं बनवा रही, बल्कि वहां कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश पर राम वन गमन नहीं बना रहे। न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद पूरी बीजेपी और सरकार के नुमाइंदे कांग्रेस को घेरने में लग गए। किसी ने राम को काल्पनिक बताने वाला बयान याद दिलाया, तो किसी ने ये भी दलील दी कि उनका विरोध आस्था से खेलने वाली कांग्रेस से है। तो जो प्रश्न उन्होंने 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं। उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है। तो जरूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। ये दुखद था कि एक दौर में ऐसा रहा, परंतु अब भारत की जनता के जन जन में जो भावना थी, हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार ने उसकी अभिव्यक्ति कर दी। झूठ बोलने वाली ताकत तो सुन लो, अमित शाह जी ने कह दिया है 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ये कांग्रेसियों को जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए। हम जो नारा लगाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो जिसे हम एक सपने के तौर पर देखते थे, वो स्वप्न साकार हो जाएगा। बयानबाजी की इस बयार से एक बार फिर ये साबित हो गया कि अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था के प्रतीक तो हैं ही, साथ ही देश की सियासत की अदावत की बड़ी वजह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मध्य प्रदेश में सीरी की सियासत भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के एंट्री के बाद और भी गर्मा गई है। साथ ही प्रज्ञा की चेतावनी के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। रीवा पहुंचे गोविंद सिंह ने कहा है कि जो लोग हत्या पर विश्वास करते हों, उनके लिए वो क्या कहें। उन्होंने साध्वी को चुनौती देते हुए कहा है कि जो करना हो वो कर लें, लेकिन कुछ अनर्गल करने पर मैं भी कूद जाऊंगा। आपको ये भी बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा था कि वो बहुत जल्द गोविंद सिंह के काले कारनामों का चिट्ठा उजागर करने वाली हैं। उन्होंने गोविंद सिंह को सावधान भी किया था। ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का। अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं, कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी, पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ। मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ। आप भी उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द? मैं करूंगी। लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, जो उनको कहना है कहेंगे, स्वागत करेंगे। अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं जाएंगे।
इधर लोरबी के सरगांव नगर पंचायत के 7 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सौंपा। बताया जा रहा है कि सरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी और टिक्कू की कार्यप्रणाली से पार्षद संतुष्ट नहीं थे। इसके पहले राजीव तिवारी के खिलाफ 2 बार लाए गए बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को भी कांग्रेस पार्षदों के समर्थन की खबर आई थी, लेकिन तब कांग्रेस संगठन ने मान मनवल कर पार्षदों को मना लिया था। इसके बाद राजीव तिवारी को हटाकर दूसरे पार्षद को नगर पंचायत अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी राजीव तिवारी को न हटाने से कांग्रेस पार्षद नाराज हो गए और जिला अध्यक्ष सागर सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि सरगांव में 8 कांग्रेस, 5 बीजेपी और 2 निर्दलीय पार्षद हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि नाराजगी को जल्द दूर कर लिया जाएगा। अब इस्तीफा देने का कारण वही है हमारा कि पार्टी हमसे बोली थी कि हम उनका इस्तीफा लेकर उसको स्वीकार कराएंगे, उसके बाद जो है आपके बीच का ही वो बनेगा। अध्यक्ष को लेकर कुछ असंतोष है, पार्षदों में कुछ असंतोष है। मेरी मीटिंग कल हुई थी उनसे, तो कुछ पार्षद जो है उनकी क्रियाकलापों से असंतुष्ट है, लेकिन उसे पार्टी का अंदरूनी मामला है। जल्द ही मीटिंग बुलाकर, चूंकि कल सीएम साहब भी आ रहे हैं मोतीपुर, तो उस कार्यक्रम के बाद जो है बैठ के एक मीटिंग करने के बाद मामले को सुलझा लिया जाए। राजधानी भोपाल की ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ चुकी है। बता दें कि कमिश्नरेट के बाद ट्रैफिक पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर जुर्माना ठोक रही है। संभवतः ट्रैफिक पुलिस की यह पहली कार्रवाई होगी जब ट्रक और डंपरों के साथ ही जेसीबी को भी जब्त किया गया है। यही नहीं, ऐसे वाहन भी जब्त किए गए हैं जो कि मॉडिफाइड होकर किसी कंपनी का प्रचार कर रहे थे। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इन सभी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया, जिन्हें कोर्ट से ही छोड़ा जा सकता है। वहीं कार्रवाई में 22 पुलिस वालों का भी चालान किया गया है। देखिए, इसमें परमिट शर्तें भी है, नो एंट्री भी है, उसके अलावा और भी जो बाकी कमियां होती है उसके अंतर्गत इनका जो चालान है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और कोर्ट में इनके भारी वाहन है, क्योंकि कमर्शियल वाहन है, तो 10,000 से 20,000 उससे ज्यादा जुर्माना भी होता है। चलिए, रेल यात्रियों के लिए अब खबर। दुर्ग से बिलासपुर, उस्लापुर, अनूपपुर और कटनी रूट की ट्रेनें अब बिलासपुर ना जाकर सीधे उस्लापुर ही जाएंगी और वहीं से अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी। यह व्यवस्था मई 2023 से लागू की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों का इंजन बदलने की परंपरा ही बंद करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि ट्रेनों को अनावश्यक ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर ना रोकना पड़े। फिलहाल कुल 8 ट्रेनें बिलासपुर बाईपास होकर गुजर रही हैं और इनमें से 2 साप्ताहिक ट्रेन 24 अप्रैल से डायवर्ट हो जाएंगे। बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर दबाव कम करने और ट्रेनों को बिना किसी व्यवधान के टाइम पर चलाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। सारनाथ, अमरकंटक, संपर्क क्रांति और उधमपुर एक्सप्रेस 1 मई 2023 से बिलासपुर नहीं आएंगी। इसके साथ ही बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस और बिलासपुर चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस को उस्लापुर से चलाने की तैयारी की जा रही है। शहर के चारों ओर जो लोग फैले हुए हैं उनको भी अगर सिर्फ बिलासपुर स्टेशन ही सर्व करेगा तो एक लंबी दूरी तय करके यहाँ तक आना पड़ता है। तो नागरिक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हमने तय किया कि उस्लापुर स्टेशन की तरफ जो नागरिक रहते हैं उनको इससे मदद मिलेगी। और चूंकि स्टेशन अब बिलासपुर शहर फैल रहा है तो इसको 2 स्टेशन इस शहर का होना चाहिए। ये सबको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम उस्लापुर को एक वैकल्पिक स्टेशन के रूप में डेवलप करेंगे। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, मगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने पर छात्र को किसी एक भाषा, हिंदी या फिर इंग्लिश को छोड़ना होगा। उस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में वो जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसके अंक परिणाम में नहीं जुड़ेंगे। इस व्यवस्था से प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को भाषा के पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा, जिसे लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं शिक्षाविदों का कहना है कि भाषा न केवल रोजमर्रा की जिंदगी बल्कि व्यावसायिक सफलता में भी बेहद आवश्यक होती है। उधर कांग्रेस का यह कहना है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जरिए शिक्षा को ऐसा बनाया जा रहा है कि 12वीं के बाद ही युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार की सोच है कि जैसे ही 12वीं पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट को अगर रोजगार मिलता है, उसको उसकी डिग्री उसके कोर्स के अनुसार रोजगार मिलता है और वो पैसा अर्न करता है, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई दूसरी योजना नहीं हो सकती। रोजगार के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है और भाषा अगर आप हटा देते हो दोनों में से एक, हाँ, चूँकि बच्चा हिंदी में सोचता है और अंग्रेज़ी में बोलता है, ये दोनों रोजगार के लिए अति आवश्यक है, वो वैकल्पिक हो नहीं सकता।
रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से चौपाटी बनाई जा रही है, जिसका विरोध बीजेपी नेता राजेश मूणत कर रहे हैं। विरोध स्वरूप राजेश मूणत समेत दूसरे भाजपा कार्यकर्ता बेमियादी धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी शैक्षणिक क्षेत्र में बनाई जा रही इस चौपाटी का विरोध करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कहा कि छेरछेरा पर्व पर दान किया जाता है। मैं सरकार से यह अपेक्षा करती हूं कि सरकार पर्व पर महादान करते हुए धरने को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और चौपाटी यहां से हटेगी। अवैध रूप से चौपाटी का निर्माण चल रहा है और सरकार जानबूझकर इस एजुकेशन हब की पवित्रता को नष्ट करने में लगी हुई है। एजुकेशन हब को दूषित करने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध राजेश मूणत जी कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में आया। आज छत्तीसगढ़ का छेरछेरा महापर्व है और इस महादान के अवसर पर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और इस धरना का समर्थन करती हूँ और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से इस बात की अपेक्षा करती हूँ कि आज महादान के इस पर्व में ये सरकार महादान करते हुए इस धरना को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, चौपाटी यहाँ से हटेगी। इधर पर्यावरण में सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत भोपाल में प्रदेश का पहला प्लास्टिक वेस्ट पदार्थ उपयोग के लिए एमओयू साइन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। प्लास्टिक कचरे का मटेरियल सड़क बनाने में उपयोग अब किया जाएगा, जिससे पर्यावरण में भी सुधार होगा। वहीं भोपाल जिले में कुल 26 क्लस्टर बनाए गए हैं। 198 कचरा गाड़ियों से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। ये गाड़ियां ईट खेड़ी में बने MRF सेंटर लाई जाती हैं, जहां पर इसकी छटाई होती है। जिला परिषद भोपाल में जो कार्य हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करके बहुत खुशी हुई। ये देख के कि गांव-गांव में ठोस और तरल कचरे का प्रबंध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बन रही हैं उसमें प्लास्टिक की उपयोग हो रही हैं, तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने MP RRDA के साथ आज एक MOU किया है, जहां से हमारे MRF सेंटर ईट खेड़ी से जो हमारा प्रोसेस्ड प्लास्टिक वेस्ट है वो RRDA के कॉन्ट्रैक्टर्स अब इसको परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ में।